चलिए, इसके अलावा अगले कॉलर से भी बातचीत करते हैं और हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए अब फैजल उत्तर प्रदेश से। वह फैजल, गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। मेरे पास GSPL शेयर है, 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 141.6 और NCC है मेरे पास 500 शेयर है एट द रेट ऑफ 76 रुपीज। जी ठीक है, इस बारे में कैसी है, और जैसे 19 मई में GSPL के रिजल्ट भी ठीक है, आपको दोनों पे ही कमेंट्स दिलवा देते हैं। मानस, क्या करना चाहिए? GSPL 141 के भाव पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं और NCC में इनका परचेजिंग प्राइस 70 रुपीज का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, क्या स्ट्रेटेजी आप रेकमेंड करेंगे? देखिए, GSPL की जहां तक बात है और लॉन्ग टर्म की बात है तो मैं समझता हूं कि तब तो बिल्कुल बने रहें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो अभी भी बेहतरीन लगते हैं। ऐसा लगता है कि अगर टाइम फ्रेम 12 से 18 मंथ का है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से कम 60 से 70 रुपए का मूव GSPL में देखने को मिल सकता है। और जब तक स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं जो कि 130 के आसपास है, तब तक तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप टारगेट कम से कम 210 के सेट करके चलिए, बट यहाँ पर ट्रेडिंग का नजरिया ना रखिए। बेटर ये रहेगा कि लंबी अवधि का नजरिया रखिए तो बढ़िया रिटर्न्स आपको मिलेंगे। NCC की जहां तक बात है, हालांकि ये जरूर है कि पिछले दिनों हमने करेक्शन देखा है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद शायद हमें फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जब स्टॉक 80 रुपए के ऊपर निकलेगा, और अगर 80 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वहां से कम 15 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहे, 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, बने रहे और अपना स्टॉप लॉस 69 के नीचे रखें। श्योर। अगला SMS आया मिस्टर अरुण दत्ता का हरियाणा से। हमारे साथ मयूरेश भी जुड़े हुए हैं एंजल से। गुड आफ्टरनून मयूरेश। उनका सवाल है क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर 377 और शेयर्स 58.70 की उनकी परचेज प्राइस है। लार्जली द स्पन ऑफ एंटिटी इलेक्ट्रिकल डिविजन, और इसको मिक्सअप करके आप क्या सलाह देना चाहेंगे क्रॉम्पटन ग्रुप पर? नहीं, अगर हम इलेक्ट्रिकल डिवीजन की बात करें तो मेरे ख्याल से आई थिंक जैसे लिस्टिंग हुई है, आई थिंक एक्सेप्टेड लाइंस पे ही थी। जैसे मार्केट शेयर है इनका फैंस डिवीजन में अराउंड 26 to 28%, 6,000 करोड़ का मार्केट साइज है, जहाँ पे अनलिस्टेड एंट्रीज भी काफी हैं। पर मुझे लगता है आई थिंक जैसे डीलर टच पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश करेंगे ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स, जैसे इनके जो अदर सेगमेंट्स है LED लाइटिंग वाली सेगमेंट, आई थिंक दीज सेगमेंट्स कैन शो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो मुझे लगता है आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ जो है कंपनी पोस्ट करती है, कैश फ्लो जो है पेश करती है, आई थिंक इट कैन गेट कंपेरेबल P valuations in excess of 25 times अगर ये परफॉर्मेंस जारी रहा तो। अगर इन्वेस्टर्स के पास शेयर है तो आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर। कुछ और क्वेरीज को शो में शामिल करेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगी, जब वापस लौटेंगे तो हम बात करेंगे डेंजर जोन की, यानी कौन से वो प्रिसाइज स्टॉक्स है जिनसे आपको दूरी बनानी है, जहां आपका निवेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं मत जाइए और देखिए किन शेयरों से आपको दूर रहना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद डेंजर जोन में आप देख रहे हैं डेंजर जोन, और बात होगी सिर्फ और सिर्फ उन शेयरों की जहां आपको निवेश से बचना है, जहां आपका निवेश आपको नुकसान पहुंचा सकता है और निवेश खतरे भरा हो सकता है। हर रोज हम बात करते हैं कुछ ऐसे शेयरों की जहां पर नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से कमजोरी देखी जा रही है, जहां पर ब्रोकर हाउसेस बिकवाली की सलाह दे रही है, और साथ ही आगाह करते हैं आपको ऐसे स्टॉक से जहां पर एक तेज रनअप हाल ही में आया है, लेकिन उस तेजी के पीछे जो फंडामेंटल्स है वो बिल्कुल खोखले हैं। उस तेजी को देखकर अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अलर्ट करने की हमारी कोशिश होती है। लेकिन आज की जो चर्चा शुरू करेंगे डेंजर जोन में, वो शुरू करेंगे बैंकों से, क्योंकि आज बैंकिंग सेक्टर ही एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा दबाव बाजार पर डाल रहा है, और इसका क्रेडिट जाता है PSU बैंक्स को, प्रिसाइसली बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ मिड कैप PSU बैंक्स जहां पर अर्निंग्स काफी खराब आई हैं। लेकिन क्या बैंक अभी भी खतरे में है या फिर खतरे से बाहर निकलने के भी इंडिकेशन मिल रहे हैं? यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे ऐसी क्वेरीज आती हैं जो जानना चाहते हैं क्या इन स्तरों पर बैंकों को खरीदना चाहिए या फिर अभी भी दूर रहना है, अभी भी खतरा हो सकता है यहाँ पर निवेश करने पे। इसी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी अंचल मौजूद हैं, सिद्धार्थ पुरोहित बैंकिंग एनालिस्ट एंजल ब्रोकिंग से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद रहेंगे, और साथ ही तीनों जानकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले अंचल, आप इसे जानना चाहेंगे हाल ही की जो PSU बैंकों की अर्निंग आई है उसमें स्थिति नजर क्या आ रही है? प्रोविजनिंग के लिहाज से अगर कंपेयर करें, एसेट क्वालिटी के लिहाज से कंपेयर करें, या फिर लॉसेस के लिहाज से देखें?
देखिए दीपाली, जो अभी जितने भी नंबर्स आए हैं, चाहे वो बीओबी हो, देना बैंक हो, इलाहाबाद बैंक हो, सभी में कहीं ना कहीं स्थिति चिंताजनक ही है। अगर आप पहले घाटे से शुरुआत करते हैं, हम देखिए Q4 था, काफी क्रिटिकल माना जा रहा था, तो Q4 में बैंकों ने घाटा पोस्ट किया है। सबसे पहले और सबसे बड़ा घाटा कहीं ना कहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आया, जिन्होंने करीब 3,230 करोड़ का घाटा Q4 में पोस्ट किया। वहीं दूसरी ओर देना बैंक ने भी 326 करोड़, तो इलाहाबाद बैंक ने 581 करोड़ का घाटा पोस्ट किया। यूको बैंक काफी छोटा बैंक है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार 1700 करोड़ का घाटा बैंक पोस्ट कर दिया। इकलौता बैंक यूनियन बैंक, देखिए देखने में अच्छा लग रहा है, यूनियन बैंक इकलौता ऐसा बैंक है जिसने मुनाफा पोस्ट किया करीब 96 करोड़ का, लेकिन ये भी असली इमेज नहीं है। देखिए यूनियन बैंक को इस बार टैक्स क्रेडिट मिला है, उसकी वजह से घाटा है, अदरवाइज ये भी करीब 190 करोड़ का घाटा पोस्ट करते हुए दिखता है अगर वो टैक्स क्रेडिट नहीं मिला होता। अब दूसरा अहम आंकड़ा होता है वो था प्रोविजनिंग का। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रोविजनिंग कंपेयर करें, सभी 6 के 6 बैंकों की प्रोविजनिंग बेहद ज्यादा रही है। एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा 6,160 करोड़ से बढ़कर इस बारी प्रोविजनिंग 6,800 करोड़ के पार जाते हुए दिखी। वहीं देना बैंक के केस में 967 करोड़ से प्रोविजनिंग जरूर घट के 900 करोड़ रही, लेकिन आप वाई कंपेयर करें तो करीब 50-60 करोड़ के बेस से जो पिछले साल इस क्वार्टर में बैंक ने किया था, उसके कंपैरिजन में इस बारी क्वाड्रुपल बढ़ती हुई दिखी प्रोविजनिंग वाई बेसिस पे। वहीं दूसरी ओर इलाहाबाद बैंक 1200 करोड़ की प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर में की थी, इस बारी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, 2480 करोड़ से ज्यादा की प्रोविजनिंग रही। यूको बैंक के केस में 2360 करोड़ से बढ़कर इस बारी करीब 2344 करोड़, यानी फ्लैटिश नोट पे लेकिन हेवी प्रोविजनिंग अभी भी। देखिए जब भी आप मुनाफे या घाटे को कंपेयर करते हैं तो आप वाई करते हैं, लेकिन प्रोविजनिंग का जो आंकड़ा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए जो वाई बेस है प्रोविजनिंग का वो बहुत छोटा था, उसके कंपैरिजन में इस बार ये हेवी प्रोविजनिंग बैंकों ने की, और वो चीज कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट की उनके ग्रॉस एनपीएस पे भी। देखिए स्लिपेजेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं फ्यूचर प्रोविजनिंग बढ़ाई जा रही है। ग्रॉस एनपीएस अगर आप देखें तो मोरलेस सभी बैंक 10%, मुझे लगता है 10% कौन तोड़ेगा उसकी दौड़ चालू है। एक तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा 10.99% के ग्रॉस एनपीएस, वहीं देना बैंक 10.98, इलाहाबाद बैंक 10.76 और 10% का आंकड़ा क्रॉस किया यूको बैंक ने और साथ ही साथ सेंट्रल बैंक ने। यूको बैंक 10.98 तो वहीं सेंट्रल बैंक ने 11.95 के ग्रॉस एनपीएस। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इस समय, बैड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, स्लिपेजेस बढ़ती जा रही है। बिल्कुल अंचल, माउंटिंग बैड लोन अभी भी पूरे ही स्पेस के लिए कंसर्न बना है। बहुत संक्षेप में जो अब तक के नतीजे हैं, उनके बाद जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं उनकी राय में कुछ बदलाव हुआ है या फिर वो अभी भी दूर रहने की सलाह दे रहे हैं इन सरकारी बैंकों से? दीपाली बदलाव हुआ है, लेकिन सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए हुआ है, बाकी सभी बैंकों से अभी दूर रहने की राय। बैंक ऑफ बड़ौदा में 3 बड़े ब्रोकर्स ने अपने राय दी, सिटी, क्रेडिट स्विस, सीएलएसए। एक तरफ क्रेडिट स्विस और सीएलएसए मानता है कि अभी भी खरीदारी का मौका है, हर गिरावट में खरीदारी करे। उनका मानना 3 क्वार्टर से काफी हाई प्रोविजनिंग कर चुके हैं और अब यहां से एक टर्न अराउंड दिख सकता है। वहीं क्रेडिट स्विस का मानना है उन्होंने न्यूट्रल रेटिंग को मेंटेन रखा है, अभी भी वेट एंड वॉच की स्टेट में क्रेडिट स्विस बैंक ऑफ बड़ौदा के केस में। लेकिन हाँ, यूनियन बैंक की जहां तक बात रही तो साफ तौर पे सीएलएसए और एचएसबीसी दोनों ने ही एक जिसे कहते हैं ना एक मत होकर अपनी रिपोर्ट जारी की कि बिकवाली करिए, बेहद स्ट्रेस्ड है, बेहद ज्यादा खराबी है नंबर्स के अंदर और आगे चल के और प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा। श्योर, बट मयूरेश, योर क्विक रिएक्शन, जैसे अंचल बता रहे थे कि लार्जली ग्रॉस एनपीएस का जो आंकड़ा है वो 10 के ऊपर ही चलते जा रहा है, बट डू यू थिंक रिटर्न्स लुक डिसमल? और यहां से आप क्या सलाह देना चाहेंगे? स्टे विद बैंक्स विद गुड बैलेंस शीट? एब्सोल्युटली, अगर हम देखें जो पीएसयू बैंक के नतीजे आए हैं अब तक, हालांकि प्रोविजनिंग बढ़ाई है सारे बैंकों ने, मुझे लगता है जो एसेट क्वालिटी पे स्ट्रेस है और जो मैं बार बार कहते आ रहा हूं, शायद Q1 Q2 में भी बरकरार रह सकता है। हालांकि आई थिंक एक प्लेटू हो सकता है प्रॉब्ली Q1 Q2 में, इफ यू अज्यूम दैट अदर मैक्रो कंडीशंस रिमेन स्टेबल, क्रेडिट ग्रोथ इंप्रूव होती है सेकंड हाफ ऑफ दिस फिस्कल में, बट क्रेडिट कॉस्ट हाई रहेंगे, प्रोविजनिंग हाई रहेगी, स्लिपेजेस आर स्टिल एक्सपेक्टेड टू रिमेन वेरी वेरी सॉफ्ट, जिसकी वजह से इनके रिटर्न रेशियोज काफी टेपेड रहने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इज समथिंग दैट विल कंटिन्यू टू प्रेफर। चलिए, शुक्रिया मयूरेश आपका कमेंट करने के लिए, बैंकिंग स्टॉक्स पर शो में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ पुरोहित भी हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर।